अब खबरें तफसील से। वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने मुल्क में रोजगार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में रोजगार की कोई कमी नहीं है। इसी दौरान उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान की काबिलियत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान में काबिल लोगों की कमी है। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए संतोष गंगवार ने कहा कि मुल्क के शुमाली हिस्से में जो तकर्रुरी करने के लिए आते हैं वो काबिल शख्स न मिलने का दावा करते हैं। रोजगार होता है और हमने एक अलग सिस्टम बनाया। रोजगार दफ्तरों के अलावा भी हमारा मंत्रालय भी इसको मॉनिटर कर रहा है, इसमें ले रहा है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि रोजगार की समस्या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा रोजगार चाहिए तो वो उसके लिए आता है, क्योंकि मैं अक्सर दिल्ली में मिलता हूँ। हमारे उत्तर भारत में जो लोग भी रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिलता है। हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और रोजगार की कमी नहीं रहेगी, इतना ही हम करेंगे। संतोष गंगवार के ट्वीट पर प्रियंका गांधी ने उन पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि मंत्री जी 5 साल से ज्यादा अरसा से आपकी सरकार है, नौकरियां पैदा नहीं हुई। जो नौकरियां थीं वो सरकार की लाई हुई मंदी की नजर हो गई। नौजवान रास्ता देख देख कर कि सरकार कुछ अच्छा काम करे, इसी उम्मीद में है। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि आप शुमाली हिंद के लोगों की तौहीन करके बच निकलना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि रोजगार मौजूद है लेकिन शुमाली हिंद के लोगों के पास सलाहियतें नहीं हैं। श्रीनगर में दफा 144-42 में रोज भी नाफिज है। हालांकि बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास मकामात पर नज़्म नस्क की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दुकानें और कारोबारी मराकज आज भी बंद हैं। मोबाइल और इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं। निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। हुकूमत की जानिब से हालात पर बदस्तूर नजर रखी जा रही है। श्रीनगर के हालात के बारे में हम मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक से। सनम तसद्दुक, आज 42 में रोज भी दफा 144 नाफिज है। आज श्रीनगर और बाकी वादी के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का क्या हाल है? जी, बात करें तो यहाँ पे आज दफ़ा 144 नाफिज है। अगर अब जुम्मा के बाद से जो फिर से जो जुम्मा के रोज़ यहाँ पे हालात बनते हैं और उसको देखते हुए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को सख्त किया जाता है। हालांकि कल किसी हद तक जो लोगों की आवाजाही है वो स्मूथली देखने को रही, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो श्रीनगर के बेशतर जो बाज़ार है और या इलाके हैं वो सुनसान नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले भी मैंने कहा कि जो श्रीनगर का संडे मार्केट है वहाँ पे चहल पहल देखने को मिली और सुबह लोग वहाँ पे आए थे ख़रीदारी के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वहाँ पे भी जो लोगों की तादाद है वो कम हो रही है। और वहीं बाकी बाज़ारों की बात करें और सड़कों की बात करें तो वहाँ पे निजी ट्रांसपोर्ट भी कम है और बाकी जो अज़ला में भी इसी तरह के जो खबरें हैं वो मौसूल हो रही है। जी सनम, हुकूमत ने बार बार यह दावा किया है कि हालात काबू में है, हालात बेहतर हो रहे हैं, लैंडलाइन सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं और जैसे कि आपने भी कहा कि आज संडे मार्केट जो होता है उसमें भी थोड़ी बहुत चहल पहल देखने को मिली, तो क्या कुछ हालात में कुछ बेहतरी नजर आ रही है? लेकिन हुकूमत के दावों के बावजूद भी आज 42वें रोज भी दफा 144 क्यों नाफिज है? क्या खदशा है हुकूमत को? देखिए यहाँ पे जो अगर हम बात करें जो मवासलाती निज़ाम की हम बात करें तो यहाँ पे लैंडलाइन तो शुरू कर दी गई है, लेकिन वहीं अगर मोबाइल टेलीफोनी की बात करें तो मोबाइल टेलीफोनी को लेके जो गवर्नर से लेके डीजी पुलिस या फिर जो सरकारी तर्जुमान है उनके बयानों को देखें तो उनको यह खदशा है कि यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज को अगर बहाल करें या मोबाइल टेलीफोन को बहाल करें तो यहाँ पे एक उनको ख़तरा नज़र आ रहा है कि जो अफवाहें हैं वो गश्त करना लग जाएगी। और उसे देखते हुए उनका कहना है कि उन्होंने मोबाइल टेलीफोन को अभी सस्पेंड मोड पे रखा है। हालांकि यहाँ पे कई लोगों का, खासकर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ये मांग करते रहे हैं कि
क्योंकि उनका राब्ता नहीं है और उनका यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज जो मुअत्तल कर रखी गई है पिछले 1.5 महीने से, तो उसकी वजह से उनकी एजुकेशन पे काफ़ी जो असर पड़ रहा है। और वो जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे थे या फिर जो मुख्तलिफ इम्तिहानात में बैठने के लिए फॉर्म्स है, या हालांकि उसके लिए यहाँ पे विंडोज़ तो क्रिएट की गई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि वो नाकाफ़ी है और उनका यही कहना है कि जो लिमिटेड जो इंटरनेट एक्सेस है वो उनको मिलनी चाहिए। और वहीं कई लोगों की मांग है कि जो लैंडलाइन टेलीफोनी को बहाल कर दिया गया है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बहाल अगर किया जाए, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में आने वाले महीनों में बैठना है या फिर जो इम्तहानात अभी यहाँ पे होने हैं उसके लिए वो तैयारियाँ कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जम्मू कश्मीर से ज़फ़र 370 हटाए जाने के बाद हिंदुस्तान के साथ जारी तराज़े और कशीदगी के दरमियान ये एतराफ़ किया है कि अगर हिंदुस्तान के साथ रिवायती जंग हुई तो उनके मुल्क को मुंह की खानी पड़ सकती है। इमरान खान ने एक गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ रिवायती जंग लड़ी और वो हारने लगा तब उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो वो हथियार डाल दे और या फिर आखिरी दम तक आज़ादी की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी की जंग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऐसे में जब न्यूक्लियाई हथियारों से लैस 2 ममालिक लड़ेंगे तो उसके अपने संगीन नताइज बरामद होंगे। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए। सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हिंदुओं का अकीदा मुसलमानों के जमीन मालिकाना हक से कहीं ज्यादा अहम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवंबर तक राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े का फैसला हो जाएगा। इसको हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतने वाले थे, क्योंकि सारी बातें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा था उसमें कोई जवाब नहीं था। और ऐसे ही किसी ने उसको खड़ा कर दिया और उसने उसके पास कोई आपत्ति की बात भी नहीं थी। लेकिन फिर ये सुझाव आया कि आप मेन मैटर में क्यों नहीं आते, और उसमें मैंने फिर नया रास्ता ढूंढा, वो है मूलभूत अधिकार, जो पहले किसी ने बोला नहीं था या बहस में लाया भी नहीं था। और हिंदुओं का मूलभूत अधिकार मुसलमान की जो संपत्ति के अधिकार से ऊपर है, क्योंकि वो साधारण अधिकार है। और मूलभूत अधिकार प्रॉपर्टी जो है संपत्ति, उसका वो मूलभूत अधिकार नहीं बनता है हमारे संविधान में, वो साधारण अधिकार बनता है। तो जब किसी की मूलभूत अधिकार और साधारण अधिकार का टक्कर होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि मूल अधिकार ही रहेगा, बाकी रद्द हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे तो अब पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और यहाँ मंदिर बनाने के लिए नवंबर के बाद शुरू करेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से हिंदी दिवस मनाए जाने की कर्नाटक में पुरजोर मुखालफत की जा रही है। कन्नड़ तंजीमें सड़कों पर उतरती नजर आ रही हैं। इस संगीन मसले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने बेंगलुरु में कन्नड़ जुबान के अदीबों और दानिशवरों से खास बातचीत की। कन्नड़ के कलमकारों का कहना है कि वो हिंदी जुबान के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हिंदी जुबान को मुल्क भर में मुसल्लत करने की मुखालफत कर रहे हैं। कन्नड़ और तमिल जुबानें हिंदी से भी पुरानी हैं। हिंदी की तरह उर्दू और दीगर जुबानों की अपनी एक मिठास है, लेकिन सिर्फ एक जुबान को सर पर बिठाना और दूसरी जुबानों को नज़रअंदाज करना ये गलत है। Kannada is more ancient than Hindi, and Tamil is more ancient than Hindi. Many of the South Indian languages are more ancient than Hindi. And Hindi, this is a clear case of imposition only. We oppose this, and we can't accept whatever the imposition they were doing it. But we call ourselves as Kannada nationalists. उनका भाषा है ना, वो जिस जगह पर हिंदी भाषा करते ना उधर मना लो, लेकिन सभी लोगों के सभी स्टेट के ऊपर वो करना हम वो मानते नहीं।
हमारे देश में जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, पूरे एक जैसे हैं। वो अलग अलग भाषा होने पर भी सबका स्टेटस एक है। एक को ऊंचा दर्जा देंगे, एक को नीचा दर्जा देंगे, हिंदी को सर पे बिठाएंगे, कन्नड़ को नीचे बिठाएंगे, उर्दू को तो न्यूज़ भी नहीं बोलने देंगे। तो ये भाषा के साथ साथ एक हमारे कल्चर को ही डिनाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा। हम सब कन्नड़ा मालूम होते, नॉर्थ कर्नाटक में और साउथ कर्नाटक में, इवन मुस्लिम्स ऑल्सो दे आर स्पीकिंग वेरी गुड कन्नड़ा, सबको मालूम है। अभी कन्नड़ा में नहीं मौका दिए तो क्या होती है, अभी कर्नाटका में बहुत कुछ बैंकों में नॉर्थ इंडिया से बहुत लोग आके इधर हमारा एम्प्लॉयमेंट छीन रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी आर नॉट द लिंग्विस्टिक च्यूनिस, हम भाषांत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये ಒಕ್ಕೂಟ व्यवस्था क्या है,